नारी शक्ति को भी विभाजित करने की कोशिश हुई है और दुर्भाग्य ये है कि उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी साबित हुआ। छोटे छोटे दल थे, चाहे वो समाजवादी दल था या टीएमसी थे, ये सभी कांग्रेस के चाल में फंसे हुए थे और ये अधिनियम का गिरना मुझे लगता है कि देश के इतिहास का एक काला अध्याय है। ये अपनी राजनीतिक हार मान करके उसको रोकने का काम किए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोलेंगे? पहले वो गुणगाथा गाते थे शिबू सोरेन जी का, आज वो गा रहे हैं हेमंत सोरेन जी का, कल गाएंगे कल्पना सोरेन जी का, विकास सोरेन का। यही तो उनके जीवन है, उनके राजनीतिक जीवन की उपलब्धि यही है कि जो शिबू सोरेन के यहाँ पैदा होगा उसी का कुंडली लेकर के और उसका माला जपेंगे। 12 साल के इतिहास में ये पहली दफा है जब भाजपा संसद से किसी बिल को पास नहीं करा पाई है। दरअसल 2023 में नारी शक्ति अधिनियम बिल जो पास हो चुका था, इसके संशोधन को लेकर के भाजपा जो है वो संसद पहुंची थी, लेकिन 54 मत थे वो नहीं मिल पाए, जिसके चलते भाजपा को एक तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है। अभी हमारे साथ झारखंड भाजपा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय मौजूद हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे देख रहे हैं जिस तरह से नारी शक्ति अधिनियम संशोधन बिल को संसद में पेश किया गया और पास नहीं हो सका। मैं ये मानता हूँ कि ये जो नारी वंदन अधिनियम था या है, वो कल जिस प्रकार से 2/3 बहुमत से उसको पास होना चाहिए था, 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाया, लेकिन बहुमत तो उसके पक्ष में था, अल्पमत से वो गिरा है और लोकसभा का बहुमत इस अधिनियम के पक्ष में रहा। हाँ, इस प्रकार के संविधान संशोधन विधेयक कई बार उसके लिए जो जरूरी प्रावधान है 2/3 बहुमत, हम ये उम्मीद करते थे कि जो सहयोगी दल हैं या संसद के अंदर जो भी दल हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं के पक्ष में, वो इस अपनी राजनीतिक ईमानदारी को दिखाएंगे और इस विधेयक को देश हित में, समाज हित में, नारी हित में पास करके एक दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, यानी नारी शक्ति को भी विभाजित करने की कोशिश हुई है और दुर्भाग्य ये है कि उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी साबित हुआ। वो अन्य जो छोटे छोटे दल थे, चाहे वो समाजवादी दल था या टीएमसी थे, ये सभी कांग्रेस के चाल में फंसे हुए थे और ये अधिनियम का गिरना मुझे लगता है कि देश के इतिहास का एक काला अध्याय है और उसे लोग बहुत दिनों तक याद करेंगे। आधी जनसंख्या राजनीतिक और सामाजिक ईमानदारी के मामले में जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं उनको प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा किया है, लेकिन जो विचार कौंधा है, जो विचार समाज में उभर कर सामने आया है, वो अंतिम अपना जिसको कहते हैं लक्ष्य पूरा करके ही दम लेगा, इतना बात निश्चित है। लेकिन रविंदर जी, विपक्ष का तो कहना है कि इस बिल को लेकर के भाजपा की नीयत साफ नहीं थी। अगर नीयत साफ होती तो जिस कॉज के साथ 2023 में ये बिल पास हो गया था, उसी कॉज के साथ इसको लागू कर देती। संशोधन की क्या जरूरत थी? नहीं, संशोधन की जरूरत इसलिए थी कि उसमें तो उतना ही संशोधन था, 33% आरक्षण दिया जाएगा। उसमें परिसीमन इसलिए बढ़ाया गया, आपने संसद भवन नया बना, पूरे देश के जो विधानसभा और लोकसभा थे, जितनी संख्या नारी शक्ति के लिए या महिलाओं के लिए बढ़ाई जा रही थी, उतने परिसीमन में क्षेत्र बढ़ाए जा रहे थे ताकि बाकी जो राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोग काम करते हैं उनको भी न लगे कि हमारे लिए स्कोप नहीं बचा। पुरुषों की राजनीतिक सहभागिता को बिना बाधित किए महिलाओं को भारतीय राजनीति की मजबूत स्तंभ बनाने का प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, और उसको ये अपनी राजनीतिक हार मान करके
उसको रोकने का काम किए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का तो कहना है कि महिलाओं को समर्थन मिले, आरक्षण मिले, इसके वो पूरी तरह से समर्थन में है। लेकिन 2011 के जनगणना के तहत जो है इसको भाजपा लागू करना चाह रही थी, वे केवल इसका विरोध कर रहे थे। नहीं तो मेरा ये कहना है कि अभी 2011 का जनगणना ही सामने है। अब नए जनगणना के आधार पर लागू होगा तो ये तो समय टालने की बात होती है। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रही है कि 5 राज्यों में चुनाव था और 2 राज्यों में अभी भी चुनाव जो है वो होना बाकी है, और ऐसे में इस बिल को लाने की क्या कुछ जरूरत थी। तो ये तो इसके पहले इसके बाद भी लाया जा सकता था। ये प्रक्रिया चल रही है और हम इसलिए करना चाहते थे कि 2027 तक परिसीमन का काम पूरा करना था, इसलिए 2023 में 26 में यदि ये संशोधन हो जाता तो आगे परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होती और जो क्रियाएं उसका गतिविधियां हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना था। इसलिए चुनाव से को मतलब चुनाव के पहले भी हम ये बात कह चुके हैं और ये कोई बात कांग्रेस ने नहीं की है, बीजेपी ने की है। तो हम तो ये सवाल यदि राजनीतिक मुद्दा बनाने का था, चुनाव मुद्दा बनाने का था, तो बीजेपी ऐसे भी बना सकती है। लेकिन इस मामले में मैं ये कहूँगा कि चुनाव, हर चीज़ को चुनाव से देखा नहीं जा सकता है। विपक्ष वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि 2029 का जो चुनाव है उसको लेकर के भाजपा ने एक तरह से इस बिल का जो संशोधन है इसको ला करके एक तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की है कि विपक्ष वाले जो है महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि भाजपा की ही नीयत साफ नहीं है, वो नहीं चाहती है कि अगर नीयत साफ है तो 543 सीट है वर्तमान में, उसमें ही आरक्षण दे देते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ये बात अच्छी नहीं होती कि 543 में ही आरक्षण दिया जाए। यदि 543 में आरक्षण दिया जाए उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन जो अभी सक्रियता जिस प्रकार की बनी हुई है, सामाजिक संरचना बनी हुई है, जो लोगों की सामाजिक सहभागिता बनी हुई है, उसमें से बिना किसी प्रकार के व्यवधान किए नारी शक्ति के लिए हमने अलग से सीटों को बढ़ा करके उनको स्थान देने की कोशिश की। तो ये तो बड़ी बात थी, अच्छी बात थी। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो हिंदुस्तान में हर साल किसी न 2-3 राज्यों में किसी न किसी समय में होता रहता है। अभी 3 महीना पहले चुनाव हुए हैं, फिर आने वाले दिनों में चुनाव, अगले साल यूपी का चुनाव होता तो लोग कहते हैं कि यूपी का चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप कर रहे हैं। ये तो चुनाव का सिलसिला, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये भी देश के सामने रखा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने दिया 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसमें भी उनको आपत्ति है, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। तो और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, प्रदेश स्तर पर चुनाव तो हर साल हो रहे हैं। मैंने कहा आपको ना कि अगले साल चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, तो वो तो कहेंगे कि साहब देश की राजनीति तय करता है उत्तर प्रदेश, उसका चुनाव होने वाला था। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सामाजिक दिवालियापन है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का। आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी प्रारंभ में ही उन्होंने कहा था, कांग्रेस के समय भी उन्होंने कहा था कि महिला के चुनाव लड़ने के जो सुरक्षा देने की बात है, उनके लिए सुरक्षित सीट करना है, वो भी जातिवाद के आधार पर बांटा जाए। अब ये हर चीज़ में वो जातिवाद को लाना चाहते हैं, जातीय व्यवस्था को लाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से पीछे जाने के कदम हैं। बाकी जहाँ उनको सरकारी प्रावधान है, नौकरियां हैं, अन्य सामाजिक सुरक्षा है, आयोग के रूप में उसको संरक्षण है, वो सब बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी ने दिया। लेकिन किसी भी प्रगतिशील कदम को रोकने के लिए जातीय व्यवस्था को आड़े हाथों लेना और उसको अड़ंगा बनाना, ताकि हमारा वोट बैंक भी नहीं बिगड़े, और उनके पास कोई अस्त्र नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई तर्क नहीं है, इसलिए वो हर समय जात की बात करते हैं। विपक्ष तो कह रहे हैं कि हमारा केवल इतना कहना है कि अगर उनको महिला आरक्षण बिल लागू करना था तो जो कॉज था कि 2026 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण बिल को जो है वो लागू कर दे। इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी, महिलाओं की अधिक संख्या भी जुड़ेगी, और केवल जो है उनका वो ये भी कहना था कि अगर आरक्षण देना है तो इसमें आरक्षण भी आरक्षण की मांग कर रहे थे कि ओबीसी एसटी एससी की महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, इनको भी आरक्षण। एसटी एससी के लिए तो जो उनके लिए
सुरक्षित क्षेत्र है उनके लिए, उसमें जो आरक्षित होता महिलाओं के लिए वो उनको मिलता ही। जी। बाकी में लेकिन मेरा ये कहना है कि 26 का जनगणना भी हो रहा है, जरूरत पड़ेगा तो फिर संशोधन होगा। हिंदुस्तान के संविधान में संशोधन रुक जाएगा क्या? सैकड़ों संशोधन किए, दर्जनों संशोधन किए कांग्रेस ने, दर्जनों संशोधन किया बीजेपी ने। जरूरत पड़ेगी फिर 2 साल के बाद करेंगे, लेकिन एक बार रास्ता तो खुलता। कांग्रेस तो बोल ही रही कि भाजपा जो है ये संविधान को बदलना चाहती है, इसी कारण से जो है केवल बार बार संशोधन लेकर के आती है। जो संशोधन होता है वो संविधान का बदलाव नहीं है क्या? संविधान का संशोधन भी संविधान का बदलाव है। हाँ, उसकी मौलिक तत्व को हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं। तो मौलिक तत्व में जहाँ उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, हमारी जो मौलिक अधिकार, उसको कहाँ कोई टच कर रहा है? हम उसी में से समाज के विकास के लिए जो जरूरी संशोधन है वो लाना चाहते हैं। और कब नहीं लाया? आज़ादी मिली, सरकार बनने के पहले संविधान संशोधन हो गया, संविधान लागू होने के साथ पहले संविधान संशोधन हो गया। ये क्या संविधान संशोधन की बात करते हैं? ये सब जो कहते हैं कि राजद के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं ये राजद तेजस्वी को तो यादव, संविधान इनका ही सीधा सीधा कहना है, अभी उन्होंने एक बयान दिया है और उसमें साफ तौर पर आरोप लगाया है कि भाजपा जो है ये आरएसएस विचारधारा की है और आरएसएस विचारधारा को जो है कहाँ दिक्कत इसके है? तहत वो संविधान में संशोधन करना चाहती है। डंके की चोट पर हम आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं और आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। यही पर इसी पर हम जनता पार्टी को तोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी बनाए। आरएसएस को हम नहीं छोड़ सकते, हमारी वो आत्मा में बसी हुई है, उसमें कहने की क्या जरूरत है? डंके की चोट पर है तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज आरएसएस दुनिया के अंदर एक अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त किया है, भारतीय जीवन दर्शन को उसने जीने की कोशिश की है, बिना स्वार्थ का देश सेवा करने का उसने रिकॉर्ड बनाया है। ये क्या करेंगे? ये सिर्फ जाति की बात करते हैं वोट के लिए और कुछ भी नहीं। उस जाति में भी उनके प्रगति के लिए नहीं, उस जाति आज जो लाभ वो ले चुके हैं वो अपने जाति के लिए छोड़ सकते हैं क्या? चाहे आरजेडी वाले हों या कांग्रेस वाले हों या समाजवादी पार्टी वाले हों। झारखंड में जो झामुमो के प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, इनका कहना है कि भाजपा ने, जिस पार्टी ने आज तक कहीं भी महिला अध्यक्ष नहीं बनाया, वो महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं को के सम्मान की बात कर रही है। ये कुल मिलाकर के एक तरह से राजनीतिक रोटी से सेकने का काम कर रही है। क्या आपके जैसे जागरूक लोगों से मैं यही कहूँगा कि आज तक शिबू सोरेन के परिवार से बाहर नहीं हो पाए, क्या सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोलेंगे? पहले वो गुणगाथा गाते थे शिबू सोरेन जी का, आज वो गा रहे हैं हेमंत सोरेन जी का, कल गाएंगे कल्पना सोरेन जी का, विकास सोरेन का। यही तो उनके जीवन है, उनके राजनीतिक जीवन की उपलब्धि यही है कि जो शिबू सोरेन के यहाँ पैदा होगा उसी का कुंडली लेकर के और उसका माला जपेंगे। उसी में उनको कभी जेपीएससी का सदस्य बनने का मौका मिल जाएगा परिवार को और कभी राज्यसभा जाने का भी सपना पाले हुए हैं। एक आखिरी सवाल रविंदर जी, भाजपा ने महिलाओं से वादा किया था 2023 में इस महिला अधिनियम बिल ला करके कि हम जो है 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं। अब चूंकि बिल गिर गया है, ऐसे में 2029 के चुनाव में जब भाजपा लोगों के पास जाएगी तो क्या कहेगी? क्या विपक्ष पे केवल आरोप लगाने का काम करेगी? क्योंकि देश को हमने कहा था धारा 370 खत्म करेंगे, खत्म किया। देश को हमने कहा था राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। और देश की माताओं को हमने ये कहा है कि आपको संरक्षण और आरक्षण दोनों देंगे तो हम उनको देंगे। धारा 370 समाप्त हो सकता है, राम मंदिर पर 500-550 साल के बाद में अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है। तो मुश्किल से मुझे लगता है कि एक बार और चुनाव से ही आप देखिएगा 33% आरक्षण के साथ नारी सशक्तिकरण का काम भाजपा के नेतृत्व में इस देश में पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। बिल्कुल। अभी हमने रविंदर राय से बात की और उनका साफ तौर पर कहना है कि नारी सशक्तिकरण अधिनियम बिल को लेकर के जो वादा महिलाओं से किया गया है, उस वादे को भाजपा जो है जरूर पूरा करेगी।
शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in